नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आइए अब खबरों पर तफसील से बात करते हैं। पहली खबर नैनीताल से। वहां के रिहायशी इलाके में एक गुलदार घुस आया। इस दौरान उसने घर के पालतू कुत्ते को निशाना बनाया, लेकिन जिस घर में गुलदार घुसा वहां 4 लोग भी मौजूद थे। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर डराती है, क्योंकि ये तस्वीर नैनीताल के एक रिहायशी इलाके की है, जहां एक गुलदार बड़ी चालाकी से एक घर में घुसकर पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाता है। लेकिन यहाँ उससे भी डरावनी बात ये कि जिस वक्त ये गुलदार घर में दाखिल होता है, उस घर में कम से कम 4 लोग जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं मौजूद होते हैं। जरा सोचिए, गुलदार जिस वक्त घर में घुसा कितना बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल नैनीताल के तल्लीताल जू रोड पर बने एक मकान के बाहर देर रात एक गुलदार आता है और पालतू कुत्ते का पीछा करता हुआ घर में घुस जाता है। हालांकि पहली बार में गुलदार उस कुत्ते का शिकार करने में नाकाम रहता है, लेकिन शायद उस कुत्ते की मौत उसे एक बार फिर घर से बाहर ले आती है। फिर क्या, घर के बाहर अपने शिकार पर निगाह टिकाए गुलदार घर के लोगों के देखते देखते एक झटके में कुत्ते को मुंह में दबाकर वहां से भाग निकलता है। इस घटना के बाद अब पूरा परिवार सकते में भी है और सदमे में भी। खतरा तो बहुत बढ़ गया है। 9:55 के आसपास कल बाघ आया है मेरे सामने 3 कदम की दूरी पे, और मेरे सामने ही वो हमारा जो पपी है उसको लेके गया है। ये कमरा है, यहाँ मैं बैठी थी, कमरे के दरवाजे तक आया। पहले ऐसा होता था कि बाघ आते नहीं थे, इंसान की खुशबू से ही भाग जाते थे, पर वो आया, उसने देखा और उसके बाद भी मेरे हल्ला करने के बाद भी वो गया नहीं, बहुत धीरे धीरे गया और उसको लेके गया अपने। बैठा ही था कि थोड़ी देर बाद कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई, तो लड़की अंदर से भागी, तो ये अंदर से ही कुत्ते को खींच के ले गया उधर को। तो थोड़ी देर के लिए तो हम बिल्कुल, हमारी आवाज़ ही गायब हो गई कि क्या हो रहा है करके। तब तक देखा, बाद में फिर कैमरे में देखा तो कुत्ते को खींच के ले गया। फिलहाल इस मामले को लेकर पूरे नैनीताल में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि रिहायशी इलाकों में गुलदार के आने की तमाम घटनाएं हैं। ऐसे में वन विभाग और जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसा पुख्ता इंतजाम करे जिससे गुलदार या उस जैसा कोई भी हिंसक जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुसने ना पाए। नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर अल्मोड़ा में भी देर रात जयराम शाह गली के पास एक गुलदार घूमता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में आप देखेंगे कि गली में एक गुलदार किस तरह से चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, गुलदार देखने से स्थानीय लोगों में दहशत है। सड़क पर गुलदार, दहशत में लोग, सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड। गली में आराम से घूमता ये गुलदार, जाहिर सी बात है लोगों की दहशत का कारण है। देखिए ये शिकारी सड़क पर कैसे घूम रहा है। इधर चंपावत में बीती रात से लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जिले को जोड़ने वाला NH9 में भारी मलबा आने की वजह से 3 जगहों पर यह बंद हो गया। तेज बारिश से खटोली गांव का पैदल पुल बह गया। स्वाला, पठोल, चलथी, सिनियाड़ी के पास लगातार बोल्डर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित है। प्रशासनिक अमला राज्य मार्ग से मलबा हटाने में जुटा हुआ है, परंतु राज्य मार्ग पर रुक रुक कर मलबा गिर रहा है और इसके चलते राज्य मार्ग पर यातायात शुरू करने में देरी हो रही है। कल रात से कंटिन्यूस बारिश होने से हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग में एक पॉइंट कटहोल पर अभी तक स्लाइडिंग हो रही है, जिसको खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ समय में उसको खोल दिया जाएगा। इधर पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में आफत की बारिश ने कई गांवों में तबाही मचा दी। भारी बारिश ने जिला आपदा प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है। मुनस्यारी क्षेत्र आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील है, फिर भी इंतजाम नाकाफी है। इधर जिलाधिकारी ने PMGSY की टीम गठित कर बंद रास्तों को खोले जाने का काम शुरू कर दिया है। प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए।
मुंशारी के लिए चौलजी मुंशारी रोड के अलावा जो है थल मुंशारी रोड भी जो है अभी लगभग खुलने वाली है। उसमें 3 स्थानों पर मलबा आया था। उसमें जो है हरडिया नाला, बानिक और 121 किलोमीटर के पास में हरडिया नाला हमारा ओपन हो गया है और बानिक स्थान पर भी हमने उस ओपन कर दिया सड़क को। और थल मुंशारी सड़क अभी 1-2 घंटे के अंदर जो है उसमें यातायात सुचारू हो जाएगा। एडीएम साहब को मैंने आदेशित किया हुआ है कि एडीएम समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ में मुंशारी में आज का वहाँ पे स्टे करेंगे, कैंप करेंगे और कल वहाँ पे सभी ग्रामों को जहाँ पे नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जाएगा और आवश्यक जो भी सहायता वहाँ पे दे सकते हैं उसको उपलब्ध कराया जाएगा। राहत सामग्री के लिए मैंने डीएसओ हमारे जो पूर्ति अधिकारी है उनको नामित कर दिया गया है। किसी भी ग्राम पंचायत में हमारा कोई भी खाद्य सामग्री अगर उपलब्ध होता है उसको हम लोग तत्काल आपदा प्रभावित परिवार को उपलब्ध कराएंगे। हमने जो भी हमारे दुर्गम क्षेत्र के गोदाम है यहाँ पर हमने दिसंबर तक का खाद्यान्न जो है उपलब्ध करा दिया है और उसका वितरण भी जो है सभी दुकानदारों द्वारा कर दिया गया है। और अब खबर टिहरी से है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई नए स्लाइडिंग को लेकर परेशानी हो सकती है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण के काम के चलते स्लाइडिंग जोन प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। नरेंद्रनगर, खाड़ी और नागड़ी के पास ऑल वेदर रोड की कटिंग से पहाड़ों से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं जो हल्की बारिश में ही सड़क जाम कर देते हैं। डीएम का कहना है कि मौसम विभाग का अलर्ट और बरसात को देखते हुए इन नए स्लाइडिंग जोन्स के आसपास जेसीबी तैनात की गई है और साइन बोर्ड लगाए गए हैं। और राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी उत्तराखंड के बाहर रहने वालों की बेहतरी और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम करते रहे हैं। इस क्रम में अनिल बलूनी ने आज नई दिल्ली में मिंटो रोड पर हुए जल भराव के कारण पिथौरागढ़ के रहने वाले एक ड्राइवर की मौत के बाद उसके परिवार की मदद के लिए सराहनीय कोशिश की। अनिल बलूनी ने मृतक कुंदन सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को दिल्ली सरकार में नौकरी देने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से फोन पर बात की। हमारे संवाददाता विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, इस सारी कवायद को विस्तार में दर्शकों के सामने रखें। जी देखिए राजेंद्र, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी कई ऐसे मुहिम को लेकर और जनहित के अभियान को लेकर, मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की राजनीति से सक्रिय रहते हैं और लगातार दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान के सामने तमाम जनहित के मुद्दे वो उठाते रहते हैं। लेकिन ऐसा ये मामला पहली बार नहीं हुआ है जिसमें ये मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है, जिसमें मिंटो रोड दिल्ली में जल भराव में पिथौरागढ़ के जो निवासी हैं मालवाहक वाहन ड्राइवर कुंदन सिंह की मौत हो गई थी। ऐसे में अब राज्यसभा सांसद ने उनके परिवार यानी कुंदन सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिवार के सदस्य को दिल्ली सरकार में नौकरी देने के लिए एक अनुरोध किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से उन्होंने अनिल बैजल से बात भी की है और लगातार जिस तरह से वो उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए वो आवाजें उठाते रहे हैं दिल्ली सरकार के सामने, तो ये माना जाए कि लगातार उत्तराखंड के लिए वो किस तरीके से सक्रिय हैं। हालांकि आपको ये भी भली बात राजेंद्र पता होगा कि लगातार लंबी बीमारी के बाद भी, जूझने के बाद भी वो किस तरीके से एक सक्रिय नेता के रूप में यहाँ पर साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक मालवाहक वाहन ड्राइवर कुंदन की मौत हुई है, उसका परिवार पूरी तरह से सदमे में है, आर्थिक स्थिति बड़ी दिक्कत में है, दिक्कत उनके सामने है, परिवार के सामने है और उनको आर्थिक सहायता और कुंदन सिंह के परिवार के एक सदस्य को दिल्ली सरकार में नौकरी देने का अनुरोध उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली अनिल बैजल से फोन पर वार्ता करके ये बात अनुरोध किया है कि एक आदमी को यानी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और राजेंद्र, ये पहला कोई ऐसा वाकया नहीं है, तमाम ऐसे काम कर चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने विनोद, तमाम अभियान को लेकर इस तरह के इनिशिएटिव्स उनके दिखाई देते रहे। विनोद, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोटद्वार पहुंचे दर्जाधारी राज्य मंत्री और वन पंचायत के उपाध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट ने मीडिया से रूबरू होकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कोरोना काल में उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों को बीजेपी सरकार इस बार मास्टर कार्ड के तौर पर देख रही है। प्रवासियों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऋण पर सब्सिडी देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। उत्तराखंड राज्य में हमने रोजगार के लिए विभिन्न प्रयास प्रारंभ किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार रोजगार योजना की उसको लॉन्च किया है, राज्यवासियों को समर्पित की है और राज्य में जो अपने 2.5 लाख प्रवासी आए हैं उन सब से अनुरोध और निवेदन किया है
कि वो राज्य में रहें, राज्य में उनके पक्ष में वातावरण हम बना रहे हैं। और 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख का वो लोन लेंगे, उसमें हमने उनको 25%, 20% और 15% की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। उसके लिए 110 करोड़ रुपए भी रिलीज कर दिए हैं। जिला अधिकारी इन सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और अभी हमने स्वास्थ्य विभाग में, हमने ऊर्जा विभाग में, जल विद्युत निगम में, पिटकुल में भर्तियां निकालनी प्रारंभ कर दी हैं। विज्ञप्ति हो गई है। हम राज्य के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि राज्य सरकार जहां जहां विभागों में रिक्तियां हैं उनको भरने जा रही है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या के दिन कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते वो हरिद्वार में मां गंगा में स्नान करने के बजाय घर पर ही रहकर मां गंगा का स्मरण करें और इस महामारी के काल में उत्तराखंड सरकार को सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिस्थितियां सामान्य होंगी तो फिर पूरी सादगी, श्रद्धा और विश्वास के साथ हरिद्वार में मां गंगा में स्नान कर सकेंगे। हम सब जानते हैं कि आगामी 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। तमाम हिंदुओं की इच्छा होती है कि हम माँ गंगा में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के हर की पैड़ी पर सामूहिक स्नान करें, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ इसके लिए अनुमति नहीं दे रही हैं। परिस्थितियाँ सामान्य होंगी तो हम फिर पूरी सादगी के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ माँ गंगा में और हरिद्वार में आकर के स्नान कर सकेंगे। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, इस बार हम माँ गंगा का स्मरण करें, अपने घरों में ही अपने भावों से हम स्नान करें, ताकि इस महामारी के काल में आप उत्तराखंड सरकार को सहयोग कर सकें। मुख्यमंत्री की अपील आपने देखी, ये बहुत महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में एक ऐसी रामायण वाटिका बनाई गई है जिसमें भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के दौरान वनों और पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है, ये देखिए आप इस रिपोर्ट में। इन दिनों पूरा माहौल भगवान राममय है। एक तरफ जहां अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी के बीच अब तारीख भी तय हो गई है, तो दूसरी तरफ हल्द्वानी में एक ऐसी रामायण वाटिका बनाई गई है जहां भगवान राम के 14 सालों के वनवास को प्रकृति से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है। कहने को ये हल्द्वानी का वन अनुसंधान केंद्र है, लेकिन यहाँ भगवान राम से जुड़े तमाम बोर्ड, तस्वीरें और मूर्तियों को देखकर कोई भी ये सोचेगा कि इस वन अनुसंधान केंद्र में इसकी क्या प्रासंगिकता है। लेकिन हकीकत में इस वाटिका के जरिए भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास के दौरान वो जिन जिन जगहों पर गए, वहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे थे और आज भी उनकी क्या अहमियत है, इसे दिखाया गया है। इस दौरान हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र के रेंजर मदन बिष्ट इसे विस्तार से समझाते भी। जो भगवान राम जो 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो जिन क्षेत्रों में गुजरे, उन वनों का जिक्र है। उन वनों में जो प्रजातियां उस समय मौजूद थी उनको हमने यहाँ पर स्थापित किया। जैसे चित्रकूट था, चित्रकूट में असना, बांस, आम, नीम है, वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। मदन बिष्ट आगे बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसमें भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास के दौरान वो करीब 6 बड़े वनों चित्रकूट, पंचवटी, दंडकारण्य, अशोक वाटिका और द्रोणगिरी पर्वत से होकर गुजरे, जहाँ के करीब 139 पेड़ पौधों का इसमें जिक्र है। उसे ही इस रामायण वाटिका में जानकारी और पेड़ पौधों के साथ दिखाया गया है। तो इसी तरह के जहाँ जहाँ गुजरे, उसके बाद जो दंडकारण्य गए, पंचवटी गए, पंचवटी के बाद सबरी के वहाँ पर बेर उन्होंने खाया। किष्किंध्या पर्वत में सुग्रीव हनुमान जी से मुलाकात हुई। उसके बाद जो है सीता माँ का हरण के बाद पंचवटी उन्होंने उनको सीता वहाँ पर रखा अशोक वाटिका में। उसके बाद द्रोणागिरी पर्वत जहाँ से संजीवनी बूटी लाए थे हनुमान जी, लक्ष्मण जो मूर्छित हुए थे। तो ये सारी वनस्पतियाँ इस क्षेत्र में हमने संरक्षित की हैं। जो वाल्मीकि जी ने 139 पौधों का जिक्र किया था, और जो भी खासतौर से हमने जो प्रजातियाँ जो हमने 6 सेक्शन यहाँ पर बनाए हैं, उनमें जो 4-4 पौधे उनके लगाए हैं,
तो वो यहाँ पर स्थापित किया गया। हालांकि कोरोना के चलते इस रामायण वाटिका के दीदार के लिए आम जनता को फिलहाल लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। आम जनमानस के लिए हम इसको ओपन करेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन खुलने के बाद आम जनमानस को हम यहाँ पे दिखाएंगे, उनको पहचान कराएंगे कि ये वनस्पतियाँ त्रेता युग काल में भी थी और आज भी हैं, और इनको संरक्षित करने का काम यहाँ पर किया। दरअसल इस रामायण वाटिका को बनाने का मकसद इसके जरिए त्रेता या रामायण काल के दौर की प्राचीन परंपरा और प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधों की अहमियत को आज भी समझने और समझाने की कोशिश, यानी एक पंथ दो काज, प्रभु की महिमा के साथ साथ पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जागरूकता। हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अच्छी पहल, शानदार पहल। इस खबर के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। मम्मा, दोस्तों के साथ मैं रोलर कोस्टर पे क्यों नहीं जा पाता हूँ?